नमस्कार साथियों, मैं श्रवण राज आपके अपने प्लेटफॉर्म जोश आईएएस पीसीएस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग सिविल सर्विसेज यानी 72वीं बीपीएससी जो आगामी यानी बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो भी एग्ज़ाम होगा, जिसमें प्रीलिम्स मेंस का चरण होता है, उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। ख़ास तौर पे आपको तैयार किया जा रहा है साइंस पीवाईक्यू के माध्यम से, क्योंकि डेट आगे बढ़ने के कारण समय मिल गया, आपको भी मुझे भी समय मिल गया एक बेहतर कंटेंट देने का। पिछले 10 वर्षों के जितने भी प्रश्न होंगे, खासतौर पे सिविल सर्विसेज का प्रश्न, स्टेट पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, सारे प्रश्न को आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से, लॉजिकल गेसिंग के माध्यम से, ट्रिक्स टेक्निक जो भी लगाना होगा, साथ में नॉलेज तो अपना है ही। इस क्लास के माध्यम से एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि संवाद होनी चाहिए आपके और हमारे बीच में। अभी देखिए, एक अपने इंडियन पॉलिटी, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं आप, तो उसमें प्रेशर ग्रुप पढ़ने को मिलता है। आप देखे होंगे कि सिविल सर्विसेज में कई जगह प्रश्न पूछे गए हैं कि किस किस को प्रेशर ग्रुप कहा जाता है। जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि कई बार यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में मेंस में क्वेश्चन भी बने हैं कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है और प्रेशर ग्रुप का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भारत के संदर्भ में क्या निहित अर्थ है, ठीक है। इसकी विशेषता को रेखांकित कीजिए। ये तो हुआ मेंस का क्वेश्चन हुआ। प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन में कुछ ऐसे नाम दिया जाता है जिसको आप प्रेशर ग्रुप को आइडेंटिफाई करना रहता है। अभी देखिए कि हुआ क्या कि आप जानते होंगे सीजेपी को लेकर के बहुत चर्चा है। सीजेपी का फुल फॉर्म यही होता है, कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि एक सटायर के तौर पे है, एक व्यंग्यात्मक रूप से बनी हुई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जो आज के दौर में इतना ज़्यादा चर्चा का विषय बना कि ग्लोबल लेवल पे वो समझी जाती है, सुनी जा रही है। इसका रिजल्ट क्या निकला कि 34 डेज के कंटिन्यू जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के बाद देखिए कि वर्तमान सरकार, एक्चुअली था क्या ना, किसी भी जीवंत लोकतंत्र में होना क्या चाहिए था। आप लोगों को क्या लगता है? किसी भी जीवंत लोकतंत्र में एक ही चीज़ है कि जनता और लोकतंत्र में बैठे सत्ता या शासन पर जो केंद्रित लोग, केंद्र में लोग हैं, उनके बीच में संवाद होनी चाहिए, वार्तालाप होनी चाहिए। क्योंकि चुनाव चुन करके लोकतंत्र है ना, चुन करके कौन भेजा है? जनता भेजा है, आपको चुना है, आपको अपना प्रतिनिधि माना है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आप मेरे बदले जाओ, मेरी मांग को रखो। अगर आप मुझसे ही बात नहीं करोगे फिर किससे बात करोगे? ठीक है, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कहीं भी एक बातचीत होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो जो है ही, लेकिन आप छात्र हैं, आप अगर मान लिया जब वोटर हैं, आप जिसको चुन रहे हैं, वो आपके बीच, आपके और आप उनके बीच का वार्तालाप ही है जो आप दोनों के रिश्ता को कायम किया हुआ है। अगर वही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा? इसीलिए देखिए, अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन हो गया और नई शिक्षा मंत्री का भी ऐलान हो गया, प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। उनके बारे में भी जानना चाहिए आप लोग को। एक बार विकिपीडिया जरूर करके देखिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप एक जीवंत लोकतंत्र में है। और लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि एक बात प्रमाणित हो गया कि भारत में अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, ठीक है। तो ये सब है चीज़ें जो खूबसूरती है हमारे प्यारे भारत देश का, और ये खूबसूरती मुझे लगता है कि बरकरार रहनी चाहिए। कभी भी किसी भी दौर में सरकार रहे या ना रहे, सरकार आए आगे भी, सरकार जो भी रहे, एक एग्जाम्पल के तौर पे रहे कि मुझे जो जिसने चुना है उसके लिए मैं वार्तालाप करूं, उसके लिए सोचूं कम से कम। चलिए आगे चलते हैं हम अपने लोग प्रश्न की ओर। ऐसे ही गाहे बगाहे हमारे और आपके बीच की भी संवाद होती रहेगी। जोश आईएएस पीसीएस आपके यहाँ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज भी है, व्हाट्सअप चैनल है। एक बात और मैं बता रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही अब इसके मतलब रिजल्ट के बाद, इन द सेंस कि रेजिग्नेशन के आफ्टर, सारे मंत्रियों को कहा उन्होंने कि अब जो है आप लोग को इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जोश आईएएस पीसीएस का इंस्टाग्राम जो है, बट इसमें इंक्लूड कभी नहीं करता हूँ, बट जोश आईएएस पीसीएस का भी अब इंस्टाग्राम जो है हो जाएगा, ठीक है। तो अब सोच के देखिए कि एक इंस्टाग्राम से खड़ी हुई आंदोलन किस प्रकार से कितना बड़ा विशाल हो गया। खैर आगे चलते हैं।
आपको पता है कि सिविल सर्विसेज के लिए हमारा जोश IAS PCS जो है प्रॉपर मेंटोरशिप हम लोग दे रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आप मेरे से मतलब जोश IAS PCS से अगर मेंटोरशिप लेना चाहते हैं सिविल सर्विसेज BPSC के लिए, ADO के लिए, कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, UPSC के लिए, तो आप जो है जो ग्रुप है ग्रुप में जुड़ जाइए और इस नंबर पे जो है मैसेज व्हाट्सअप करना है, ओनली इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है और उसके बारे में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये मैं बता दूं कि ये मेरा पेपर जो है ये 68 का पेपर है। ठीक है, BPSC का 68 का पेपर है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं ना, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? साइंस देखने वाले हैं। चलिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आपके सामने 111 नंबर क्वेश्चंस के माध्यम से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, क्या है, कन्वेक्स लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। ठीक है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? अब एक बात गौर कीजिए कि अगर वो प्रतिबिंब कैसा होगा, सबसे पहली बात तो उत्तल लेंस है। ठीक है, आपको मैं और बता रहा हूँ, मैं अच्छे से तरीके से इसको हटाता हूँ। अब यहाँ देखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके सामने एक उत्तल लेंस में बनाता हूँ। रुक जाइए। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। अब कहता है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी भी है। अगर मान लो ये F हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक उत्तल लेंस की सतह पर घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है, घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? सबसे पहली बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जो खास तौर पे उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में अब देखिए काली पट्टियों का एक जेबरा दिखेगा। यहाँ क्या है, एक बड़ी संख्या में घोड़ा है, यहाँ जेबरा दिया हुआ है। कैसे दिखेगा भाई साहब? पहला गलती हो गया। अब ऑप्शन आया कि काली पट्टियों का एक घोड़ा और कम चमक वाला एक घोड़ा। गौर कीजिए, अब यहाँ पर बात आ रहा है काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है, यहाँ पर काली पट्टियों की एक घोड़ा। सबसे पहली बात यही गलत है। सेम ऑप्शन कैसे हो सकता है? अब कम चमक वाला, बिल्कुल सही बात है। जब फोकस लेंस अगर मान लिया जब 20 सेंटीमीटर है और यहाँ उत्तल लेंस की बात हो रही है, तब जाकर के क्या है, सफ़ेद है ना, कि सतह पर सफ़ेद घोड़े का एक प्रतिबिंब बनाने के लिए कम संख्या वाले काले रंग का, तो ये है कम चमक वाला। क्या है? कम चमक वाला एक घोड़ा दिखेगा। ठीक है, कम चमक वाला दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्वनि की तीक्ष्णता जो होती है, क्या है, ध्वनि की तीक्ष्णता। अब ध्वनि की तीक्ष्णता का मतलब ही होता है श्रिलनेस की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि श्रिलनेस ऑफ द साउंड डिटरमाइंड बाय, किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले बात आप जानते हैं कि यहाँ लिखा है ध्वनि का आयाम, तरंगदैर्घ्य और वेग। कभी भी जो होता है ध्वनि से रिलेटेड अगर आपको जानकारी है और कभी भी रिपीटेड थीम्स की बात मैं करूँ आपसे, तो ये खासकर वेवलेंथ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वेवलेंथ से क्वेश्चन बनता है। तो इसका आयाम खासतौर पे जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड पे नहीं बनता है, नहीं वेलोसिटी पे, ये वेवलेंथ पे बनता है। इसका आंसर क्या होगा? ध्वनि का तरंगदैर्घ्य होगा। आगे चलते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक यानी फोटोन मतलब लाइट, आप जानते ही हैं। लाइट की बात हो रही है। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों में सबसे उपयुक्त है। अब यहाँ देखिए फोटो। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब भी फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण की बात करेगा तो यहाँ उत्सर्जक है। उत्सर्जक का मतलब क्या ही होता है? 113 का देखिए, फोटो इमीटर की बात हो रही है और ये फोटो डायोड की बात हो रही है। तो फोटो इमीटर डायोड है, फोटो वोल्टिक सेल, बैटरी की एनर्जी की बात कर रहा है ना। एनर्जी कहाँ से आएगा? सोलर सेल। और सोलर कहाँ से आता है? तो लाइट से आता है। सोलर सेल डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड है? लाइट पर डिपेंड है। आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन। बॉल बेरिंग का उपयोग स्टैटिक, खास करके घर्षण, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? अब देखिए बॉल बेरिंग की बात कर रहा है। अब मान लो कि ये रोड हो गया, ठीक है, अब कोई घर्षण है, ये बॉल बेरिंग है। जब ये बॉल बेरिंग देंगे तो कभी भी बॉल बेरिंग क्या होगा? नसते जाएगा ना। ये मान लो कि यहाँ है,
ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये कभी भी ड्रैग कैसे करेगा, सरपी कैसे करेगा, यानी जो स्लाइडिंग कैसे करेगा, ये नहीं होगा। ये रोडिंग है तो गोला है ना, रोडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो 115 नंबर क्वेश्चन। अच्छा एक इसमें और देख सकते हैं आप कि जैसे मान लो ड्रैग की बात कर रहे थे, इस तरीके से कैसे हो निकल पाएगा, और सरपी की बात करेगा तो मान लो कि इस तरीके से कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे से की ओर क्या करता है, खींचता है। पीछे की ओर क्या करता है, खींचता है। यह गोलकीपर जो है किस प्रकार का सक्षम बनाता है। पहली बात तो याद रखिए कि गोलकीपर आप देखे होंगे कि कभी भी चोट कम लगे, ठीक है, चोट कम लगे, इसी और संवेग परिवर्तन की दर वाला बात जो आ जाती है ना, इसी कारण से होता है। फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में कभी नहीं। फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में जी नहीं। संवेग परिवर्तन की दर को कम कर, बिल्कुल सही बात है। संवेग P बराबर mv होता है, आपको पता ही होता है। P बराबर क्या होता है, mv होता है। m क्या होता है, मास होता है, और v क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब मान लो सोच के देखो, मास और वेलोसिटी, यानी कोई भी बॉल है, फुटबॉल है, उसको में वेलोसिटी जोड़ देंगे तो जितना जोर से झटका लगेगा, इसीलिए कम करने के लिए हाथ पीछे की ओर खींचता है। 116 क्या है, कोई निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व, क्या है, रेडियोधर्मी तत्व, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बात हो रही है, तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, क्या है, आप जानते ही हैं। खास करके क्या होता है, अल्फा प्लस होता है, ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस होता है, बीटा माइनस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए धनात्मक रूप से कहता है ना, पॉजिटिव की बात करें तो अल्फा प्लस, अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, अल्फा हो जाएगा। आगे चलते हैं। और कैथोड किरण तो जानते हैं, कैथोड के बारे में आपको पता ही होगा कि ई माइनस होता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है ना, ये भी आपको पता है क्या है, इलेक्ट्रॉन का है ना, इलेक्ट्रॉन है। 117 केंद्राभिमुख हुआ, केंद्राभिमुख का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात हो रही है। किसके द्वारा, किसके लिए जिम्मेदार है। सेंट्रीपिटल का मतलब तो वृत्त को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। वृत्त वस्तु को, कोई भी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान, जैसे मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो ये बना दिया और ये वृत्ताकार पथ पर कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से बंधा हुआ है, ठीक है, यहाँ से बंधा हुआ है, और इसी कारण सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या है, वृत्ताकार। इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। अब देखो ये अगर देखना है ऑप्शन नंबर बी, कहता है कि वस्तु को सीधी रेखा के साथ होना। कभी भी सीधी रेखा कैसे हो सकता है, जब केंद्राभिमुख बल की बात है, सेंटर की ओर, सेंटर मान लो यहाँ रहेगा तो नचेगा ना, सर्कल बनाएगा ना, सीधी रेखा कैसे हो सकता है। अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र अंतरिक्ष की बात ही नहीं है, इसीलिए ये क्या हो, दोनों कैंसिल हो गया, ए ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट 118, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्सेस। इंग्लिश में ये है, यहाँ देखो 118, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, क्या है, घर्षण बल। अब स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। अब कहता है रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। अब देखो एक बात और, जो फ्रिक्शन आएगा किसी भी बॉडी के बीच में, तो वो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, बॉडी को मूवमेंट में होना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा तेजी से, यानी काइनेटिक एनर्जी। यहाँ देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², यानी कि शामिल है परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में ऊर्जा परिवर्तन, घर्षण बल, ये ठीक है। इसीलिए अब देखो यहाँ पर, अब हाफ v गुना mv, यहाँ क्या होता है, ये मास हो, ये खासकर मोमेंटम हो गया, इसलिए गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है ना, ऊर्जा परिवर्तन का घर्षण शामिल होता है इसमें। आगे चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। एक बस सीधे रास्ते में चल रही है, क्या है, एक बस सीधे रास्ते में चल रही है, अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे हुए यात्री आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, दाईं ओर झुकेंगे, और उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, समझिए पहले आप, ठीक है। ये एक बस हो गया, यहाँ पर एक ड्राइवर साहब है बैठा हुआ, ठीक है।
ये क्या किया, कहाँ करना, अचानक दाईं ओर लेना है, दाईं ओर गया तो बैठा हुआ जो सीट पर यहाँ पर यात्री है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये इधर जाएगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। मतलब क्या, अगर अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती तो इसकी जो बैठे हुए यात्री है बाईं ओर झुक जाएगा। क्या हो जाएगा, बाईं ओर झुक जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। ई है मान लो राइट तो ई हो जाएगा लेफ्ट। 120 नंबर क्वेश्चन, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को, टेंशन को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश करता है। अब देखिए, कभी भी एक बात याद रखिएगा, ऑर्केस्ट्रा हो या साउंड, जितनी भी चीज़ें मैनेजमेंट किया जाता है उसमें सबसे पहले लाइव स्टार्ट करने से पहले सारा चीज़ को मैनेज किया जाता है। उसके पीछे का कोई खास वजह नहीं, बल्कि ये वजह होता है कि ध्वनि की आयाम, पहले बात एम्पलीट्यूड, मैंने बताया था एम्पलीट्यूड खास वजह नहीं होता है, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, ठीक, इंटेंसिटी क्या है, साउंड का इंटेंसिटी, इंटेंसिटी में अन्य वाद्य यंत्रों की फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी। एक बात और मैं बता रहा हूँ, VVI मान के चल लिख लेना, जहाँ भी फ्रीक्वेंसी पर फ्रीक्वेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है उसका आंसर होता है आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को मैच करना। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात, एक बात गौर करना कि ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है, इसीलिए जो भी कोई एक्सप्लेनेशन करके दिया होता है ना उसका आंसर होता है वो। 121 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। पदार्थ के इस रूप को एक उदाहरण के तौर पे कैसे समझेंगे। क्रिप्टन तो जानते हैं गैस है, ठीक है, और ये इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इनर्ट गैस का वॉल्यूम और आकार कोई फिक्स नहीं होता है। अब जानते हैं कि मिट्टी का तेल केरोसिन हो गया, और यहाँ पर कार्बन स्टील, स्टील में तो फिक्स होता है। आप जानते हैं कि आकार उसका फिक्स होता है, ठीक है, आकार आयतन क्या होता है, दोनों फिक्स होता है। लेकिन मिट्टी का तेल में क्या है, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है और आकार फिक्स नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मिट्टी का तेल। आगे चलते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार एसिड और बेस के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाता है। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स कौन से हैं ये बताना है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया कि इतना बार रिपीट हुआ जिसका जवाब नहीं, काफ़ी बार रिपीट हो गया है, ठीक है। 69 में पूछा है, 68 में पूछा है, 70 में पूछा है, 70 मतलब कंटिन्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये याद रखिए, Al2O3 ZnO, ठीक है, क्या है Al2O3 ZnO। अब यहाँ पर बात कीजिए कि अगर कहेंगे आप दिखाने के लिए तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से रिएक्शन होता है। Al2O3 और HCl गिव्स टू क्या देता है, AlCl3, मतलब ये Al और Cl मिल करके रिएक्शन करता है प्लस H2O, यानी EH2O क्या हो गया, जल, E हो गया नमक जिसको सॉल्ट बोलते हैं, E हो गया आपको बेस क्षार, और ये हो गया अम्ल एसिड, ठीक है। इसीलिए आंसर क्या होगा उसका, Al2O3 हो गया। और ये तो पहला हुआ, जेड का बात करेंगे दूसरा वाला का, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। ZnO प्लस ZnCl गिव्स टू ZnCl2 प्लस H2O, मिल गया, यानी कि ये और ये दोनों मिल करके आंसर बनता है। आगे चलते 123 नंबर क्वेश्चन, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। किसमें करती है, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो खासकर नाइट्रोक्स ऑक्साइड भी है, ठीक है, मीथेन तो है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड है ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक बात और मैं बता दूं साथियों कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, खासकर जो पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, पॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस में ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर एक से अधिक की डिमांड हो रही है तो आपको जाना चाहिए उसके साथ, ठीक है। आप कहेंगे इसके लिए तो जलवाष्प जानते हैं, जलवाष्प सबसे ज़्यादा है, HFC है, ठीक है, PFC होता है, SF6 है, O3 है, मतलब इतना चीज़ें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। आगे चलते हैं।
आपके सामने एक क्वेश्चन है, पढ़िए और बनाइए इसको। 124 नंबर क्वेश्चन। अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। कोई भी एसिड की बात करते हैं ना, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस करती है, निर्मुक्त करती है। अब देखिए मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाता हूँ। 2HCl MgO3, ठीक है, CO3 गिव्स टू MgCl2 H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। अम्ल और धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, तो क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट को मैंने दिया था, HCl अम्ल HCl के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। अब कहते हैं HOOCOOH में कौन सा अम्ल कहा जाता है, ठीक है। तो अब एक बात गौर करना इसमें कि एक बात और, इस वाले क्वेश्चंस में टेक्निक देखना है ना, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर देखो CO है, CO2 है और यहाँ CO है। तो पूरी संभावना में कहता हूँ कि ऑप्शन देने वाले H2 तो नहीं रखेगा आंसर। यहाँ पर देखो एक O है, 2O2 है, यहाँ एक है, C कॉमन, यानी आंसर यहीं से 50-50 यहाँ से भी सोच सकते हैं आप, ठीक है। मान लेते हैं कि सपोज मुझे ये रिएक्शन नहीं पता है, तो क्या करेंगे, तो इसके साथ जा सकते हैं। और एक बात कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बात और गौर करो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है कभी भी रिलीज करेगा इस तरीके से, क्योंकि उस पर जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है और जीवन घातक भी होता है। अब यहाँ देखिए, अब ये जगह देखिए, अब जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3 होता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है। और ऑक्जेलिक एसिड, यही ऑक्जेलिक एसिड है जो इसका आंसर बना रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। याद कर लीजिए, कुछ चीज़ याद करना पड़ेगा आपको। 126 नंबर क्वेश्चन। आपको 3 परख नलियाँ दी गई है, उनमें से एक आसुत जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, और अन्य दो में एक में खास करके जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं और दूसरा में जो बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। एक में एसिडिक हो गया, दूसरा में बेसिक सॉल्यूशंस हो गया। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा, यानी कि रेड से ब्लू जाना है। कहाँ जाना है, ये गीत नहीं है, वो क्या नाम है, ब्लू है पानी पानी, ठीक है, तो वही है, बस ब्लू है पानी, तो वही वाला बात हो गया। ये बेस ब्लू है, क्या है, बेस ब्लू है। तो कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो एक टेक्निक्स है, याद कर लीजिए, काम आ जाएगा। बेस, मैं तो ऐसे ही इसको याद किया हूँ, बेस ब्लू, BB, ठीक है, ट्रिक्स भी कहता है। आगे चलते हैं 127। एसिटिक एसिड का गंध के बारे में बात करें, किसके समान होती है एसिटिक एसिड। अब जानते हैं एसिटिक एसिड जो होता है, सिरका के बारे में हम लोग बराबर पढ़ते हैं कि एसिटिक एसिड, सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो टमाटर तो होगा नहीं, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, आपको पता ही है। मिट्टी का तेल तो जानते हैं, केरोसिन ऑयल एक अलग चीज़ ही, खासकर LPG का से एक्सक्रेशन किया जाता है, तो वो ये तो नहीं बनेगा। एसिटिक एसिड सिरका में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए और बनाइए। शुष्क ड्राई HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती, ठीक है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, शुष्क HCl क्या है, अम्ल है, समझिए, अम्ल है। लाल शुष्क लिटमस पत्र को रंग क्यों नहीं बदलती, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सूखी HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस पत्र सूख जाता है। पहली बात, अगर मान लो ये नीला नहीं बल्कि बेस ब्लू अभी पढ़े हैं ना, ये रेड करना होता तो इसीलिए ये तो गलती हो गया। फिर कहता है कि HCl गैस, इसको पढ़िए, HCl गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। यानी क्या, HCl गैस जो है एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कभी भी जब आप याद कीजिए कि इन सब चीज़ों में एसिड खास करके बेस का जब रिएक्शन होता है तो जल को निकलना ही होता है, तो निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कैसे कार्य कर सकता है, ठीक है। इसीलिए, और एक्सप्लेनेशन ये बहुत लंबा तगड़ा दे रहा है, तो मान लीजिए इसका आंसर यही होगा। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। बिल्कुल सही बात है। 129 नंबर क्वेश्चन, इसको समझिए और जवाब दीजिए। विषम का ऑड आपको ढूंढना है इसमें से, सीमेंट का सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना। एक बात गौर कीजिए कि इसमें जो प्रक्रिया होने के बाद दोबारा रिवर्सिबल नहीं होगा। आप मान लो फल को पका लिए, तो क्या कच्चा करोगे फिर से,
नॉट रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। नॉट रिवर्सिबल का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोयले का जलना ये भी यही प्रक्रिया है, सीमेंट का सेटिंग यही तरीका है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये तमाम चीज़ें जो है खास तौर पे केमिकल रिएक्शन से संबंधित है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरा, ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब देखो पहले बात क्या क्या पूछ रहा है, उसके पास समान क्रिस्टल संरचना है, समान डिग्री की कठोरता है, विद्युत चालकता समान होती है। अब एक बात गौर करना, मान लेते हैं ना कि मुझे इसमें क्या क्या पता हो सकता है, जो जानकारी के तौर पे अगर मान लो हीरा और ग्रेफाइट एक हम सपोज करके चल रहे हैं, सपोज हीरा, डायमंड एंड ग्रेफाइट एक ही स्ट्रक्चर में है, तो फिर अलग अलग क्यों है? समान स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, जो मेरी समझ कहती है। मैं आपको और बताऊंगा, ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात, हीरा जब मान लो कठोर होता है, ग्रेफाइट उतना ही नॉर्मल होता है, तो फिर समान डिग्री की कठोरता कैसे हो सकती है? दूसरी बात, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, कैसे? हीरा एक तरफ आप जानते हैं इंसुलेटर का काम करता है, ग्रेफाइट कंडक्टर का काम करता है, कैसे हो सकता है एक? ठीक है, तो अब ये बात आती है, इसी कारण से मैं कह सकता हूँ ये समान विद्युत चालकता बिल्कुल गलत है। बाकी जानकारी के तौर पे याद रखिएगा, ई हीरा 3D शेप में होता है और ग्रेफाइट 60 शेप में होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं। एक 131 नंबर क्वेश्चन, किस में परिवर्तन के कारण रंध्र, स्टोमेटा खुलते या बंद होते हैं? कोई भी ऐसा परिवर्तन के कारण जिसके कारण स्टोमेटा खुलते और बंद। पहली बात, कोशिकाओं की प्रोटीन संरचना। ऑप्शन नंबर 2, कोशिकाओं में पानी की मात्रा। ऑप्शन नंबर C, कोशिकाओं में न्यूक्लियस की उपस्थिति। एक बात गौर कीजिए आप, प्रोटीन संरचना के कारण क्या किसी स्टोमेटा का खुलना और बंद होना एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। मैं बता रहा हूँ, कोई भी पत्ती, मान लो पत्ती है, लीफ है, ठीक है, लीफ है। अब गौर करना कि पत्ती का भी कितना भी धूप होता है, गर्म क्यों नहीं होता है? गौर किया आपने? कोई भी पत्ती का जो टेम्परेचर होता है, कितना भी धूप होता है, गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें स्टोमेटा रहता है। स्टोमेटा का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है स्टोमेटा का मतलब? छिद्र। उस छिद्र के कारण जो है पानी का इवेपोरेशन होते रहता है, यानी वाष्पीकरण होते रहता है। जिस प्रकार आपके शरीर में जब खास तौर पे जहाँ पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है और पंखा चलने के बाद खास करके ये वाष्पीकरण होता है, तब जाके आपको ठंडक महसूस होती है। इसी वजह से आपके पत्ती में भी स्टोमेटा की वजह से क्या होता है, पानी की मात्रा आदान प्रदान होती रहती है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण जो है ये स्टोमेटा खुलते और बंद होते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता चल गया, पानी की मात्रा। 132 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल, अब एक बात बताओ, कमेंट में करो, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, कौन सा मिनरल पाया जाता है? ये मैसेज करो, कमेंट करो। सूर्य के प्रकाश की डैश तरंगदैर्घ्य का अवशोषित करता है, ठीक है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, पहली बात। अवशोषित वही करेगा जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक बात बताओ, क्लोरोफिल के कारण किसी पत्ती का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो पहली बात, हरा होगा, इसका मतलब है कि रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो। जहाँ जहाँ हरा है वो ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि हरा रिफ्लेक्ट अवशोषित कैसे करेगा? वो तो हम लोग को दिखता है। इसका आंसर क्या होगा? लाल और नीले। क्या होगा? लाल और नीले। आगे चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? मेल सही नहीं है। मिलान, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना। पेड़ कभी भी नहीं, पेड़ नहीं होगा, झाड़ी होगा। क्या होगा? झाड़ी होगा। जब आधार के पास ही जो है अगर शाखा में मोटा और कठोर तना हो जाता है तो वो झाड़ी कहलाता है। जिसको सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
कमज़ोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता का लता, बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है ना, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही बात है। पर्ण वृत्त, वृत्त को तने से जोड़ता है, बिल्कुल सही बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ये, यानी क्योंकि नहीं पूछा था, मैं शुरुआत में मुझे लगा क्या कि इसका पूछ रहा है कि कौन सही है। ठीक है, मिल गया, पहला ही मिल गया। 34 नंबर क्वेश्चन, 134। सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, सक्शन पुल, आप याद करो जब जनरेटर चलाते हो, जब पानी को कहीं से खींचना होता है मोटर पंप लगा करके, तो सक्शन पुल लगाया जाता है। ठीक है, सक्शन पुल का काम ही होता है कि मोटर जहाँ से कनेक्टिविटी बनती है वहाँ से पानी की कंटिन्यूटी बनी रहे, कितना भी ऊपर भेजना हो, सक्शन पुल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मोटर में पानी, मोटर को चालू करके भेज देते हैं। अब यही क्वेश्चन कह रहा है, सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है, 134 का। अब देखो, अवशोषण, अवशोषण कैसे होगा, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर। दूसरी बात, वाष्प उत्सर्जन, हाँ, ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन, इसका मतलब ही होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, आप कहेंगे सर ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, जितने भी लीव्स होते हैं या स्टेम, जो लीव्स और स्टेम का, खास करके इसका पत्ती का, पत्ती और तना का, तना को जो मान लो गीला करने का, गीला रखने के लिए जो है सूर्य के कठोर खासकर प्रकाश से सुरक्षा देता है, वो मतलब प्रोटेक्शन का काम करते, क्या करते हैं, सनलाइट से, सनलाइट से प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन। वाष्पीकरण तो जानते हैं ड्राइनेस के लिए काम आता है, जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होता है, ड्राइनेस के लिए जाना जाता है। चलो आगे चलते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वतः प्रकृति के योग्य बनाता है। क्या है, स्वतः प्रकृति के योग्य बनाता है। पहली बात, केवल लगा है, यहाँ कट कर दो, कुछ ट्रिक्स सीखना भी है भाई साहब। आरएनए की अनुपस्थिति, और खासकर नेगेटिव लाइन दे दिया है, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। 135 के बाद 136 नंबर क्वेश्चन, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वे हैं, क्या हैं। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, कार्पल्स, कार्टिलेज, वर्टिब्रे, क्या हो सकता है। अब देखिए, अब जो कार्पल्स होता है, कार्पल्स हाथ में होता है, खास कहाँ होता है, हाथ में होता है। जो कलाई जिसको बोलते हैं कलाई, कलाई वाले में, हाथ में कलाई वाला एरिया में होता है, ये उंगली को जोड़ता है ये। ठीक है, अब ये जो कार्टिलेज है, इसका रियल में आंसर कार्टिलेज ही होगा, क्योंकि कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, वे मोड़े जा सकते हैं, कार्टिलेज होगा इसका आंसर। वर्टिब्रे क्या होगा, मछली आपने देखा होगा, मछली के ऊपर जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, वही होता है रीढ़ की हड्डी में होते वर्टिब्रे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। आप जानते हैं लाइकेन का नाम आते ही आपके दिमाग में चल गया होगा कि इसका कभी भी आंसर होगा शैवाल और कवक होगा। क्या होगा, शैवाल और कवक होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये याद करने वाला चीज़ था, तो इसीलिए मैंने बता दिया आपको। और अगर ट्रिक्स की बात करोगे तो देखो यहाँ पर गौर करना, बैक्टीरिया एक है तो इसका मतलब ये नहीं होगा, शैवाल 2 है और कवक भी 2 है। अच्छा, ट्रिक्स में बता रहा हूँ, शैवाल 2 है, कवक 2 है, यानी शैवाल 2, कवक 2, वायरस 1, बैक्टीरिया 1, यानी कि अगर हटाना भी होगा तो यही दोनों मारो ना भाई साहब, क्या दिक्कत है। S2 है, मतलब शैवाल 2 है, कवक 2 है, तो इसीलिए मार के चलो सी। ये सब ट्रिक्स कहता है। मादा एनोफ्लीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है, कहाँ बैठती है। ये एक बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो ट्रिक्स अगर मैं देख रहा हूँ, अधस्थल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक कोण पर समानांतर समकोण पे। अब एक बात, समानांतर मतलब 90 डिग्री, समझना थोड़ा सा, पैरेलल मतलब एक 180 डिग्री, मतलब कंटिन्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। यहाँ भी फिक्स एंगल की बात किया जा रहा है, यहाँ भी फिक्स एंगल की बात की, यहाँ पर एक कोण पर, मतलब कि कोई फिक्स एंगल नहीं दे रहा है, मतलब एक एंगल मतलब हो सकता है 5 डिग्री पे हो, 6 डिग्री पे हो, 10 डिग्री पे हो, कोई एक होगा। क्या होगा, कोई एक होगा। इसीलिए इसका आंसर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी एक एंगल पे ये होना चाहिए, यानी क्या, एन एंगल विथ सबस्टेन। ठीक है, इसीलिए 138 का
इसका होगा 39 का, क्योंकि इसका रेंज देखो ना ज़्यादा बड़ा हो गया, ए का रेंज ज़्यादा बड़ा हो गया, कोई भी डेटा आ सकता है इसमें, इसमें फिक्स डेटा कर दिया है, इसीलिए इसको तुम हटा सकते हो। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? सबसे बड़ी बात प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है? WBC की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? WBC। अब देखो एक गौर करने वाली बात, WBC को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। RBC को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा भाई साहब, लिम्फोसाइट हो जाएगा, क्योंकि यही इसी से मैच करता है। प्लेटलेट तो होगा नहीं, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट उसमें होता है। क्या होता है इसमें? थ्रोम्बोसाइट होता है भाई साहब। 140 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में लिखो, इनमें से कौन सा कहता है गलत है? क्या है? गलत है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है, बिल्कुल। हाथ का जोड़ा, दोनों हाथ होता है, दो पैर होता है, बिल्कुल सही बात है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो आप लोग जिम जाते हो ना, जिम में जाकर क्या करते हो अक्सर, या दौड़ने वक्त क्या होता है कि मांसपेशियां, या खास करके जो डिप्स मारता है या बीम मारता है, वो सब क्या करता है? ये तो मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। मांसपेशियां केवल हड्डी, केवल, यही तो पूछ रहा था, केवल हड्डी को धक्का दे, गलत बात है ना, इसका यही तो गलत पूछा था, केवल लगा करके नेगेटिव कर दिया। यानी आपने कुल मिला के देखा, तो कुल मिला के आपने क्या देखा कि हम लोग आज बेसिकली तो साइंस का भी बहुत अच्छे तरीके से इन डिटेल से एनालिसिस करके, जहाँ भी लॉजिकल गेस करने का ज़रूरत पड़ा, जहाँ भी कुछ ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉलेज खास तौर पे सबके ऊपर नॉलेज है, ठीक है। ट्रिक्स टेक्निक तो बात की बात है, नॉलेज अगर आपके पास है तो ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट मैं फिर भी कहता हूँ, आज का जो पैटर्न जो भी आ रहा है BPSC में, क्वेश्चंस का जो पद्धति है, आप देखिएगा पिछले एग्जाम्स में, तो आपको वहाँ पर ट्रिक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो याद ही हो, ठीक है। आपकी किताब ने जो पढ़ी है उस किताब में वो है आंसर, इसीलिए ट्रिक्स टेक्निक का माध्यम से आपको अपनी सफलता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसीलिए कमेंट खास तौर पे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप वहाँ से जुड़ जाना और अपने साथी को भी भेज देना, ठीक है। और मेंटरशिप लेकर के जो है 1-to-1 मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस, डेली बेसिस पर गाइडेंस मिलेगा, वीकली बेसिस पर आपकी टेस्ट ऑर्गेनाइज की जाएगी, जिससे आपको खुद को समझने में, आकलन करने में, इवेलुएट करने में, सेल्फ इवेल्युएशन में मदद मिलेगा, ठीक है। और बेहतर तरीके से काम करेंगे। प्रीलिम्स सबसे पहला तो प्राथमिकता है कि प्रीलिम्स आपका होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे कई सारे ऐसे खासकर स्टूडेंट मिले हैं जिनका प्रीलिम्स होता ही नहीं है, ठीक है। वो पढ़ते तो हैं, कहते सर मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन प्रीलिम्स होता नहीं है। इसके पीछे की वजह मैं बताऊंगा कि आखिर क्या क्या वजह है जिस वजह से आपके प्रीलिम्स नहीं होते हैं। बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कम पढ़ करके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देते हैं और अंततः सिलेक्शन भी होता है। देखिए, सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होगा ना जो मेंस लिखेगा। आप अच्छे स्टूडेंट हैं, मेंस की तैयार आपने कर ली है, बट आपका प्रीलिम्स हो ही नहीं रहा है, तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। इसलिए आइए क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।